चलिए सबसे पहले मैटर यानी पदार्थ के दिल में उतरते हैं। हमारा पहला टॉपिक है केमिस्ट्री, जो हमें ये बताता है कि भाई चीजें बनती कैसे हैं, बदलती कैसे हैं और एक दूसरे पर असर कैसे डालती हैं। अवक्षेपण अभिक्रिया। सुनने में थोड़ा भारी भरकम शब्द लगता है ना? पर इसको ऐसे समझिए, जब दो लिक्विड सॉल्यूशंस को मिलाया जाता है और अचानक से एक सॉलिड चीज बन जाती है, जैसे कोई जादू हो गया हो। बिल्कुल ऐसा ही होता है जब पोटेशियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट मिलते हैं और नतीजा होता है एक सफेद सॉलिड सब्सटेंस। बस यही है एक बेसिक केमिकल चेंज। और देखिए, केमिस्ट्री सिर्फ लैब्स तक ही सीमित नहीं है। घरों में जो सफेदी होती है ना, वो भी एक केमिकल रिएक्शन का ही रिजल्ट है। ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि साइंस हमारी डेली लाइफ में कैसे घुला मिला हुआ है। अच्छा, अब बात करते हैं साबुन और डिटर्जेंट की। दोनों का काम तो सफाई करना ही है, पर उनके काम करने की केमिस्ट्री बिल्कुल अलग है। जो हार्ड वाटर होता है, मतलब जिसमें मिनरल ज्यादा होते हैं, वो साबुन का असर कम कर देता है। वहीं दूसरी तरफ डिटर्जेंट को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और वो ऐसे मुश्किल हालात में भी बढ़िया काम करता है। ये एक बेहतरीन मिसाल है कि कुछ एलिमेंट्स कितने ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। सोडियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम जैसी धातुएं इतनी एक्टिव होती हैं कि वो नेचर में कभी अकेली मिलती ही नहीं हैं। वो हमेशा दूसरे एलिमेंट्स के साथ मिलकर कंपाउंड्स बनाती हैं। तो अब तक हमने बात की नॉन लिविंग मैटर की। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और उन कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस को देखते हैं जो किसी चीज को जिंदा बनाती हैं। आखिर ये जो लाइफ है, ये काम कैसे करती है? ये एक बहुत ही बढ़िया सवाल है। देखिए, जो छोटे सिंगल सेल वाले जीव हैं, वो तो डिफ्यूजन से ऑक्सीजन ले लेते हैं, लेकिन हमारे जैसे मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स जिनमें खरबों सेल्स हैं, उनके लिए ये तरीका नाकाफी है। इसीलिए नेचर ने हमें लंग्स और सर्कुलेटरी सिस्टम जैसे कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स दिए हैं, ताकि शरीर के हर एक सेल तक ऑक्सीजन पहुंच सके। जीवन को आगे बढ़ाने के दो मुख्य तरीके हैं। एक है अलैंगिक प्रजनन, जिसमें एक ही जनक होता है और संतान बिल्कुल उसी की कॉपी होती है। दूसरा है लैंगिक प्रजनन, जिसमें दो जनक शामिल होते हैं। इससे क्या होता है? संतानों में विविधता आती है और यही तो विकास का आधार है। यहाँ एक और बड़ा दिलचस्प अंतर है, वंशानुगत लक्षण यानी इनहेरिटेड कैरेक्टर्स। ये वो हैं जो हमें विरासत में मिलते हैं, जैसे हमारे आंखों का रंग। दूसरी तरफ हैं अर्जित लक्षण यानी अक्वायर्ड कैरेक्टर्स। ये वो हैं जो हम अपनी जिंदगी में सीखते या हासिल करते हैं, जैसे मान लीजिए संगीत बजाना या कोई नई भाषा बोलना। जीवाश्म या फॉसिल्स ये धरती के अतीत में झांकने की एक खिड़की की तरह हैं। ये लाखों साल लंबी एक कहानी है जो तब शुरू होती है जब कोई जीव मरता है और मिट्टी में दब जाता है। फिर धीरे धीरे समय के साथ मिनरल्स उसकी जगह ले लेते हैं और उसे पत्थर में बदल देते हैं, और यही पत्थर हमें करोड़ों साल पुरानी दुनिया की कहानी सुनाता है। चलिए, अब हम विज्ञान की सबसे बड़ी दुनिया में कदम रखते हैं, और वो है फिजिक्स। ये हमें उन यूनिवर्सल लॉज के बारे में बताती हैं जो इस पूरे ब्रह्मांड को चलाते हैं, एक रोशनी की किरण से लेकर बिजली के फ्लो तक। याद है, हमने एकदम शुरू में एक सवाल पूछा था, तो उसका जवाब ये है। गाड़ियों में उत्तल दर्पण यानी कॉन्वेक्स मिरर्स इसलिए लगाए जाते हैं क्योंकि वो अपने छोटे से साइज में भी एक बहुत वाइड व्यू देते हैं। मतलब ड्राइवर को अपने आसपास का ज्यादा बड़ा इलाका दिखता है, जो सड़क पर सेफ्टी के लिए बहुत जरूरी है। और जब बात प्रकाश की हो ही रही है, तो क्या आप इसकी रफ्तार का अंदाजा लगा सकते हैं? हवा में ये लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चलता है। ये एक अनबिलीवेबल स्पीड है और यूनिवर्स का एक फंडामेंटल कांस्टेंट भी, जिस पर ऑप्टिक्स का पूरा विज्ञान टिका हुआ है। ओम का नियम ये इलेक्ट्रिसिटी की दुनिया का एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है। ये असल में वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस के बीच का रिश्ता बताता है, और यही वो नियम है जो आपके फ़ोन चार्जर से लेकर पूरे शहर के पावर ग्रिड तक हर बिजली के उपकरण के काम करने का तरीका तय करता है। ये सवाल बताते हैं कि सही काम के लिए सही मटेरियल चुनना कितना ज़रूरी है। हीटिंग कॉइल्स मिश्र धातुओं यानी अलॉयज के इसलिए बने होते हैं क्योंकि वो प्योर मेटल्स के मुकाबले ज्यादा गर्मी पैदा करते हैं। और बल्बों में आर्गन जैसी इनर्ट गैस क्यों भरी जाती है? ताकि उसका फिलामेंट गर्मी से जलकर तुरंत खत्म न हो जाए। अब हम अपने आखिरी सेक्शन में आ गए हैं। यहाँ हम ये देखेंगे कि साइंस के ये सारे प्रिंसिपल्स हमारी दुनिया पर कैसे लागू होते हैं और हमारे एनवायरनमेंट पर उनका क्या असर पड़ता है। ये जो अंतर है, ये हमारे प्लैनेट के फ्यूचर के लिए बहुत ज्यादा मायने रखता है। बायोडिग्रेडेबल चीज़ें जैसे फलों के छिलके, ये तो नेचुरली मिट्टी में मिल जाते हैं, लेकिन जो नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं जैसे प्लास्टिक, वो सैकड़ों सालों तक हमारे एनवायरनमेंट में रहते हैं और उसे नुकसान पहुंचाते हैं।
ओजोन परत, ये हमारे ग्रह का एक तरह का सुरक्षा कवच है। ये हमें सूरज की खतरनाक अल्ट्रावायलेट रेस से बचाती है। ये बनती कैसे है? ऊपरी एटमॉस्फेयर में जब सूरज की रोशनी ऑक्सीजन से मिलती है तब ये बनती है। और पोल्यूशन से इस परत को पहुंचने वाला कोई भी नुकसान धरती पर जीवन के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। ये सवाल हमें एक बहुत ही जरूरी दुविधा के सामने लाकर खड़ा कर देता है। क्या हमें सिर्फ शॉर्ट टर्म फायदों के लिए अपने नेचुरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर लेना चाहिए, या फिर हमें लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव रखते हुए आने वाली पीढ़ियों के लिए उन्हें बचाकर रखना चाहिए? ये एक ऐसी बहस है जो हमारे भविष्य की दिशा तय करेगी। तो जैसे जैसे हम अंत के करीब आ रहे हैं, एक बात तो साफ हो जाती है कि केमिस्ट्री, बायोलॉजी और फिजिक्स ये सब अलग अलग सब्जेक्ट्स नहीं हैं, बल्कि ये एक ही सच्चाई को देखने के अलग अलग नजरिए हैं। ये सारे सवाल मिलके एक बड़ी और कह सकते हैं एक मजबूत कहानी बुनते हैं। ये हमें समझाते हैं कि कैसे एक छोटे से एटम से लेकर विशाल गैलेक्सीज तक हर चीज एक नियम से बंधी है और एक साथ काम कर रही है। तो हम आपको इसी एक विचार के साथ छोड़कर जाते हैं, साइंस एक कभी ना खत्म होने वाली खोज है। हर जवाब अपने साथ और भी नए सवाल लेकर आता है। अब जब हमने विज्ञान के कुछ सबसे जरूरी सवालों को देख लिया है, तो असली सोचने वाली बात यह है कि अगला सवाल क्या होना चाहिए।